गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी रमेसिंग 12th एडिशन चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा ये है मेरे क्रेडेंशियल, आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर का जैसे नाम ही इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो हम बेसिक वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से इवोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी का शुरू हुआ। मेनली इन पॉइंट ऑफ व्यू जो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इवोल्यूशन में कहाँ से शुरू हुआ, ये 1757 से। यहाँ से क्यों? इस टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों को और सिराजुद्दौला के बीच में से। तो सिराजुद्दौला कहाँ के उस टाइम पे सूबेदार थे? वो सूबेदार थे उस टाइम पे बंगाल के। तो बंगाल एक उस टाइम पे रिच माना जाता था इंडिया में। बंगाल में उड़ीसा भी इंक्लूड था, बिहार भी इंक्लूड था, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ पे अच्छी होती थी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, ब्रिटिशर की जो कंपनी थी, उनके जो रिलेशनशिप थे वो बंगाल गवर्नमेंट के साथ या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक्सप्लोटेटिव बन गए। एक्सप्लोटेटिव किस तरह के? एक्सप्लोटेटिव इस तरह के एक्सप्लोटेटिव जहाँ हमें लोग चाह रहे हैं कि उनको रोज़गार मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उनका उनका एम्पावरमेंट हो। मान लो आपने कभी 2 साल पहले या 5-6 साल पहले अडानी का नाम नहीं सुना होगा। वो आज इंडिया के दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया। इंडिया की इकोनॉमी 23% नीचे चल गई। अंबानी जी दुनिया के चौथे नंबर के अमीर आदमी बन गए। तो इस तरह का ग्रोथ नहीं चाहिए था लोगों को। ये तो एक्सप्लोटेटिव रिलेशन बन गए ना। टैक्स इसमें क्या हुआ? अब इसमें ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ ये कर रहे हैं, ब्रिटिश रिलेशनशिप विद इंडिया बिकम द एक्सप्लोटेटिव। किस तरह का एक्सप्लोटेटिव? एक्सपोर्ट एंड ब्रिटेन एंड ओपियम एक्सपोर्ट टू चाइना फाइनेंस्ड आउट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता ओपियम, और वो उसके पैसे कहाँ से आते? उसके पैसे आते इंडिया से, जो बंगाल से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट की जाती वहाँ से। वो कैसे? अब गरीब आदमियों से तुम इनडायरेक्ट टैक्स लेते हो। अगर कोई भिखारी भी है, वो 5 रुपये की चिप्स लेके आता है या 1 रुपये का बिस्कुट, 5 रुपये का बिस्कुट लेके आता है, उससे भी तुम टैक्स वसूल रहे हो। और जहाँ पे बात आती है इनकी, अडानी की, अंबानी की, इनकी, मुकेश अनिल अंबानी की, तुम इनके इनके कर्जे माफ़ करवा देते हो। बैंक डूब रहे हैं, डूबने दो, कोई लेना देना नहीं है। गरीब आदमी आपको दिखते नहीं। अब इसी तरह से ये है, अंग्रेज़ों ने भी तो यहाँ आके यही किया था। लोगों को भरोसा दिलाया इसी तरह का, 15 लाख रुपए दे देंगे जी आपको। अब 15 लाख रुपए तो मिले नहीं। फिर क्या हुआ? देर इज़ नॉट एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ट्रांसफर ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी टू एशिया। इस तरह के कोई एविडेंस नहीं है। किस तरह के एविडेंस नहीं है? इस तरह के कि किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हो, बस खाली कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो कोई कुछ नहीं हुआ। टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ यूजफुल टू स्क्रूटनाइज द एक्सपीरियंस ऑफ चाइना एंड इंडिया, दे आर अकाउंटिंग 3/4 ऑफ द एशियन पॉपुलेशन। अगर हम 1500 की बात करें तो जो एशिया की पॉपुलेशन थी उसका 75% तो इंडिया और चाइना में रहता था। इंडिया में जिसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड था और पाकिस्तान भी इंक्लूड था। अब क्या हुआ? अब यहाँ से कुछ अंग्रेज़ों ने दिया तो नहीं, ऊपर से 3 गुना लगान और ले लिया। 3 गुना लगान कैसे? एक्सप्लोटेटिव रिलेशन। यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं, यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे हैं, और जो फिनिश गुड है यहाँ पे बेच रहे हैं। अब क्या हुआ? बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इवोल्यूशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का, उसका बैकग्राउंड किस तरह से बना? बैकग्राउंड इस तरह से बना, इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट डिस्ट्रेस। कंप्लीट डिस्ट्रेस किस तरह से? जैसे आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई 23%, 23.5% से भी ज़्यादा, मतलब 24% अराउंड नीचे चली गई। फ़ायदा किसको हो रहा है? बड़े बड़े बिजनेसमैन को। और हमारे जी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, टिपिकल केस ऑफ द कॉलोनी, इंडिया वॉज द सर्विंग पर्पज डेवलपमेंट हर्सल फॉर। अब इसी तरह से देखो, डेवलपिंग किसको सर्व कर रहे थे हम?
उस टाइम पे अंग्रेज़ों को सर्व कर रहे थे। आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट किसको सर्व कर रही है? आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन को सर्व कर रही है। नए नए बच्चे जैसे मान लो बीटेक कर रहे हैं, एम टेक कर रहे हैं, या फिर बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए आपको देने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन के कर्जे माफ़ करने के लिए जो भाग गए उनकी फ़ाइल गुम हो जाती है आपके पास से। अंबानी की उसकी सॉरी विजय माल्या वगैरह की आपके वहाँ से फाइल गायब हो जाती है। अनिल अंबानी के डिफेंस डील से रिलेटेड मांगते तो आपके गृह मंत्रालय के कंप्यूटरों में आग लग जाती है, फाइल गुम हो जाती हैं। ये हमारा चल रहा है यहाँ पे। फिर क्या हुआ? कॉलोनियल रूल ऑफ इकोनॉमिक विजन दैट स्टेट दैट हैज़ इंक्रीज टू इंडियाज़ कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट इंक्रीज। वही बात कि भाई यहाँ से जाएगा प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे मान लो कच्चा माल यहाँ से गेहूँ गया, आटा बन के वहाँ से आ रहा है। यहाँ से रो प्लास्टिक गया, वहाँ से रबड़ मतलब वहाँ से टायर्स और ये चीज़ें बन के यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ से रुई गई, कॉटन गया, वहाँ से आपके यहाँ पे कपड़े बन बन के आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे यहाँ पे बेसिक चीज़ें जाएंगी, वहाँ से फिनिश गुड्स आएंगी। अब लिटरेसी की बात करें तो आज़ादी के टाइम पे लिटरेसी ऐसी ही थी 17% के आसपास। और मतलब ये मान के चलो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला था हमारा इंडिया से। यहाँ से जा रहा है कच्चा माल, वहाँ से आ रहा है फिनिश गुड्स। और ये इस तरह की हमारी सिचुएशन वहाँ पे उस टाइम पे थी, आज़ादी के टाइम पे ये तरह की सिचुएशन। अब क्या हुआ? मनी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री वर डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश फर्म्स। आज के टाइम पे किसी भी आज के टाइम पे अगर हम बात करें, अगर किसी सेक्टर में अंबानी को घुसना है या अडानी को घुसना है तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो भाई इसका कल से हम इसमें डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। जैसे अगर आप रेलवे का ही देखो, रेलवे के कितने एम्प्लॉय निकाल दिए, बीएसएनएल के देखो, और टेलीकॉम में बीएसएनएल आया, गवर्नमेंट 80,000 एम्प्लॉय बाहर। अब अभी वो उसमें आ रहा है, क्या नाम बोलते हैं, इंश्योरेंस में, तो एल आई सी को आप बोल रहे हो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। आप ये तो चलो फिर भी वही है, बीपीसीएल तो बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी पेट्रोलियम में, चलो उसको भी डिसइन्वेस्ट करेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी का ये हुआ जी। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द यंगेस्ट मेडिसन। ये कौन है जी? ये इन्होंने बोला, ये भी एक मतलब थिंकर है इकोनॉमिक्स के। उन्होंने बोला देयर वॉज नो पर कैपिटा ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में पर कैपिटा ग्रोथ कैसी हुई? इंडिया में पर कैपिटा ग्रोथ ऐसी हुई जैसे अब हो रही है, उल्टी ग्रोथ। मोदी जी ने बोला था देश को नंबर 1 बनाएंगे हम, ये नहीं बताया लेकिन कोरोना केस में बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ वाज ये है भाई, आप बात करोगे तो 1870 से लेके 47 तक 0.2% आपकी पर कैपिटा ग्रोथ हुई इंडिया में हमारी। और जबकि यूके की बात करें तो वहाँ पे 1% के आसपास, वो हमारा पैसा वहाँ ले जा के अंग्रेज खा रहे थे। द पर कैपिटा इनकम 1899 में 39 हुई, 1895 में करंट प्राइसेस सेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन मसीज वर। देखो पर कैपिटा इनकम 18 रुपये थी 1899 में, ठीक है। और 1895 में जो 1900 मतलब 40 रुपये मान के चल रहे हैं हम, देखो 40 रुपये थी 1895 में, और 1899 में 18 रुपये हो गई। ये उस समय यह था। अब तुमको अंग्रेज़ों से पूछने जाओगे भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो अंग्रेज़ों का वही जवाब हमारे जो माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहती हैं भाई मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं। तो तुम पूछोगे भाई प्याज लहसुन का इससे क्या लेना देना है, तुम नहीं खाते तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम भुगतो। अब तुम बोलोगे भाई मजाक चल रहा है, वो गवर्नमेंट बताएगी इस बात को। फिर क्या हुआ? वंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इट वाज द रियल चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम टू गो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब उनको एक बार देश आज़ाद हो गया, अब जो देश के जो उस टाइम पे लीडर थे उनके सामने समस्या आई कि ऑर्गेनाइज कैसे करें। जैसे अभी ये मान लो बच्चे स्कूल से कॉलेज से या पास आउट हुए, अब इनके सामने रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम किस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट लें, किस तरह से अपनी जो फैमिली की लाइफ है उसको इस्टेब्लिश करें, यही तो रियल प्रॉब्लम आएगी उनके पास। लेकिन अगर जो सही अपना विज़न लेके चलेंगे वो सही चलेंगे, अगर सही विज़न लेके नहीं चलेंगे तो फिर डूबेंगे। हमारे जो उस टाइम के जो
फ्रीडम फाइटर थे, जो थिंकर थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने सही डिसीजन लिए तो हमारा देश यहाँ तक पहुँचा। अब क्या हुआ, मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन वर टेकन ओनली बाई 1956, अनडाउटली हैवीली डोमिनेटेड बाई प्री रिफॉर्म पीरियड, बट पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम देयर इम्पैक्ट। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक डेट मेंशन की गई है 1956। इसका मतलब क्या है, 1956 में आया था आपका सेकंड प्लान। ठीक है जी। सेकंड प्लान में क्या हुआ था, हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था कि हमारा जो देश है यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन अराउंड 90% जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड है। और एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने से एक नुकसान ये था कि एग्रीकल्चर पुराने तरीके से की जाती थी। अगर हमारे देश को सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, ये सब बोला जाता है, वो भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे। हैवी इंडस्ट्री किस तरह की, HMT टाइप की, जो हैवी जिसमें ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें बने, मोस्टली जिनका फोकस हो आयरन से रिलेटेड, जैसे आयरन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई थी यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा और इधर इस एरिया में लगाई गई थी। फ्रांस से मिलके, जर्मनी से मिलके, रशिया से मिलके, US से मिलके टाटा ने भी लगाई थी। तो उससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे हार्ड डिसीजन लिए। हार्ड डिसीजन कई बार क्या होता है कि तो फिर लोगों ने बोला कि बाद में, आने वाले टाइम के बाद में, आपने एग्रीकल्चर को क्यों नहीं लिया प्राइम मूविंग फैक्टर। अब एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फैक्टर वो ले लेते उस टाइम पे, तो क्या होता उनके पास, अगर एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फैक्टर लेते तो उनके पास वो नहीं होता। पुराने तरीके से एग्रीकल्चर कर लेते, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, खेतों को मिला लेते। टेक्नोलॉजी की तो फिर भी ज़रूरत पड़ती ना। तो उन्होंने विश्वसनीय प्लान लेके, जो हमारे स्टैटिस्टिशियन थे उस टाइम के, उन्होंने एक प्लान बनाया, और उनके जिनके नाम पे हम स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं, जो जिनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट भी है कोलकाता में, वो अच्छे मतलब स्टैटिस्टिशियन थे उस टाइम के, वर्ल्ड रेपुटेटेड। उन्होंने ये सेकंड हमारा प्लान बना के दिया था इंडिया का जी। ठीक है जी। अब बात आती है हमारे पास प्राइम मूविंग फोर्स। अब आज ये डिबेट हम कर रहे हैं कि भाई प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए या इंडस्ट्री होना चाहिए। उस टाइम पे उन्होंने प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री लिया। ठीक है जी। अब क्या बात आई, द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ऑप्टेड द इंडस्ट्री टू बी द प्राइम मूविंग फोर्स of the economy, whether the prime moving force of Indian economy, whether India gone for agriculture as a prime moving force or of the उस टाइम पे डिसाइड किया कि भाई एग्रीकल्चर को नहीं, हम इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग सेक्टर लेके चलेंगे। प्राइम मूविंग सेक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम मूविंग सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर, प्राइम मूविंग सेक्टर का मतलब है जी वो सेक्टर जो जिसके चारों ओर दूसरे सेक्टर डिपेंड करेंगे। तो इंडस्ट्री से जोड़ के आप एग्रीकल्चर को देखोगे, इंडस्ट्री से जोड़ के आप सर्विस को देखोगे। अगर आपका एग्रीकल्चर प्राइम मूविंग होता तो आप इन सारी चीज़ों को एग्रीकल्चर से जोड़ के देखते। अगर सर्विस सेक्टर होता तो आप इन अदर सेक्टर को सर्विस से जोड़ के देखते। ठीक है जी। अब ये नहीं है कि जो हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, ये नहीं है। उस प्लानिंग कमीशन पहले ही डिसाइड कर लिया था आज़ादी से पहले ही कि अगर जब हमारा देश आज़ाद होगा तो एक प्लानिंग कमेटी बनेगी। प्लानिंग कमेटी बनेगी और उसमें जो देश के आने वाले एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए एक आगे की प्लानिंग बनाई जाएगी। उसमें हम ये करेगी गवर्नमेंट, और फिर उसको मेजर कंपेयर किया जाएगा। हाँ भाई ये हमने ठीक किया, नहीं किया, कितना सही किया, फिर पीछे से उसके कंपैरिजन किए जाएंगे, आगे के लिए फिर प्रोस्पेक्ट बनाए जाएंगे। ये था प्लानिंग कमीशन। अब आप सोचोगे कि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, फिर 1938 में प्लानिंग कमेटी कैसे बन गई। जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट 1930 से ही सही गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई थी इंडिया में, लेकिन जो मेन जो कंट्रोल रहता था उस टाइम पे भी अंग्रेज़ों का रहता था। जैसे आज की टाइम पे अगर हम बात करें तो स्टेट में कहीं कहीं नॉन BJP गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन सेंटर में BJP गवर्नमेंट है। उसी तरह से सेंटर में अंग्रेज़ रहेंगे उस टाइम पे भी, लेकिन लोकल लेवल पे अदर गवर्नमेंट हो सकती हैं। अब क्या हुआ, गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द सेम इलॉजिकल डिसीजन। अब क्या अगर हम बात करें तो ये इलॉजिकल डिसीजन लगता है। इलॉजिकल डिसीजन किस तरह का कि भाई जो अगर रडार की पकड़ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्लाउड
है, बारिश है, बेनिफिट कर सकते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बात आई थी तो इस तरह से, इसी तरह से ये जो प्राइम मूविंग आज के टाइम में बोलना है कई लोगों का कि भाई जो प्राइम मूविंग फोर्स था, प्राइम मूविंग जो सेक्टर था, अगर आपने इंडस्ट्री लिया वो कम्प्लीटली इलॉजिकल था। अब उनके फेवर में उन्होंने क्या अपने तर्क दिए, वही तर्क जो मोदी जी देते हैं। ऑलमोस्ट नो प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो, given the available resources based is seem illogical as India lacked all the prerequisite would suggest that declaration of industry as a prime moving। उस टाइम उस टाइम पे क्या था, आपके पास कुछ भी नहीं था, पावर नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्टील, क्रूड ऑयल का और ऑयल रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं था, कैपिटल भी नहीं थी इतनी, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा नहीं था, और आपके पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैन पावर स्किल नहीं थी। आप एजुकेशन की बात करेंगे तो 17% आपके पास एजुकेटेड पीपल थे। 17% एजुकेशन में क्या ले लोगे आप? आज के टाइम पे आपकी जो एजुकेशन है वो, अब वो ये मान के चलो 85% निकल के आएगी। अभी जब 2021 में जब निकल के आएगी तो 85% एटलीस्ट निकल के आएगी। तो 85% आपके पढ़े लिखे लोग हैं, आप उस टाइम पे 17% थे, तो इमेजिन कर सकते हो मैन पावर आज के दिन कितनी स्किल मैन पावर है। और मार्केट, क्योंकि मार्केट कहाँ से आएगी जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। ये है जी। फिर क्या हुआ, द ओबियस चॉइस ऑफ द इंडिया वुड बी गोन टू एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए प्राइम मूविंग फोर्स। इनका कहना ये है कि प्राइम मूविंग फोर्स के लिए एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? नंबर 1, कंट्री वॉज हैविंग नेशनल रिसोर्स ऑफ फर्टाइल लैंड एंड फिट फॉर द कल्टिवेशन। इनका कहना है कि इंडिया की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है, करेक्ट है, नेचुरल रिसोर्स भी अवेलेबल है, फर्टाइल लैंड है। अब क्या होता है, अब जो फर्टाइल लैंड पे काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बेसिकली लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते। जब लोग एजुकेशन ले लेते हैं तो वो या तो शहरों की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ नहीं जाते तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी नहीं जाते तो पंजाब वगैरह में तो लोग दूसरे देश में चले जाते हैं। अगर और जो स्टेट की अगर हरियाणा वगैरह की बात करें तो वो लोग शहरों में जाके बस जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब गांव ज़मीन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आज के दिन क्या हो रहा है, आज के दिन अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो किसान हैं, प्राइम मूविंग फोर्स की बात कर रहे हैं उस टाइम पे कि भाई प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो प्राइम मूविंग फोर्स का ये नतीजा होगा कि ये कौन सी पुलिस में ज़रा देख सकते हैं आप, और किसानों को दे रही हैं ये उनके अधिकारों का नतीजा। अभी क्या करेंगे ये जो प्राइम मूविंग फोर्स के साथ खड़ी हमारी गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, ओनली ऑर्गेनाइजिंग द लैंड ओनरशिप और इरीगेशन देयर इनपुट एग्रीकल्चर की इंडिया कुड हैव गॉन बेटर प्रोस्पेक्ट डेवलपमेंट वंस देयर वाज नो क्राइसिस ऑफ द फूड शेल्टर बेसिक हेल्थ केयर एंड द मासेज ऑन द गोल्डन डेवलपमेंट। कहता भाई एक बार आपकी एग्रीकल्चर, इन लोगों का मानना है कि एक बार आपकी एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशेंट बन जाती उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते थे। लेकिन सेल्फ सफिशेंस के लिए भी तो आपको साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। पीपल ऑफ चाइना डिड सेम। उनका कहना है कि चाइना के लोगों ने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी। 1949 में उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग सोर्स माना था, इंडिया ने इंडस्ट्री को माना था। लेकिन अगर हम चाइना की उस टाइम की बात करें तो चाइना की बहुत सी पॉपुलेशन, जैसे आज कोरोना केसेस में लोग मर रहे हैं दुनिया में, इसी तरह से इससे भी बुरी तरह से लोग वहाँ पे चाइना में लोग उस टाइम पे मरे थे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट ने जैसे हमारे आज के दिन चल रहा है वही सेलिब्रेशन। हाउ इंडिया कुड नॉट ऑप्टेड एग्रीकल्चर एज ए हाउ इंडिया कुडंट ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर एज ए प्राइम मूविंग फोर्स फॉर whose लीडर had fought the nationalist movement गांधीयन फेवर विलेजेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इनका कहना ये है कि जी हमें एग्रीकल्चर प्राइम मूविंग फोर्स लेना चाहिए था। जो उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे वो गांधी के छत्र छाया में लड़े थे और गांधी की गाइडेंस में लड़े थे। तो गांधी जी का मानना ये था कि गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए तो एग्रीकल्चर आपका प्राइम मूविंग फोर्स होना चाहिए था। ये गांधी जी कह रहे हैं। इस तरह की बात करोगे तो बेटे गर्व है हमें।
अब एक एक साइड तो आप कह रहे हो कि जी आपका प्राइम मूविंग फोर्स जी होना चाहिए इंडस्ट्री, दूसरी साइड कह रहे हो जी हमारा तो प्राइम मूविंग फोर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर। ठीक है जी, एक साइड आपने बोला आपका प्राइम मूविंग फोर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर, दूसरी साइड आप बोल रहे हो इंडस्ट्री। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि यार ऐसे तो तुम कंफ्यूज कर दोगे मुझे। भाई अब जैकी चैन तो कंफ्यूज होगा ना अगर आप ऐसे करोगे तो। इंडियन एग्रीकल्चर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, इट्स मॉडर्नाइजेशन एज वेल एज फ्यूचर मैकेनिज्म later to extent would have back due to the indigenous industrial sport। अब ये है कि भाई अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ जाते तो भी तो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती उस टाइम पे। ये दूसरा क्या है, द डोमिनेंट आइडियोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड बैंक आई उस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री सॉरी बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, यूएनओ और आपका आईएमएफ, वो भी बोलते थे कि भाई आपको इंडस्ट्री की तरफ फोकस करना चाहिए। डेवलप कंट्रीज़ भी उस टाइम पे जो थी वो भी इंडस्ट्री डिपेंड थी मोस्टली, तो न्यू जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी उनको लगा कि भाई इंडस्ट्री की तरफ जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। और यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हैं क्रिस्टीना, ये क्रिस्टीना आईएमएफ की हेड है। ये है डेविड मलाप्स, ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। ठीक है जी, आप इनको देख सकते हो। तो अब ये एक चीज़ ये हुई थी उस टाइम पे जब हमने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग वो माना था, फैक्टर माना था। सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका की इसीलिए जीत हुई थी कि उनके पास टेक्नोलॉजी सुपीरियर थी, तो इसलिए साइंस को बढ़ावा देना चाहते थे हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो। ठीक है जी, एवर बिफोर द इंडिपेंडेंस देयर वाज द सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स अमंग द साइंटिस्ट। उस टाइम के जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, साइंटिस्ट थे और जो मॉडर्न थिंकर थे, सबका मानना था कि इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स होना चाहिए, और उनका डिसीजन कई हिसाब से सही भी था। फिर क्या हुआ, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट रीजन वर्क मेड बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर इन फेवर ऑफ द इंडस्ट्री एज ए प्राइम मूविंग फोर्स। तो वो जो कुछ रीजन थे जो उस टाइम के जो लीडर थे, हमारे जो मिनिस्टर्स थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सोचने पे मजबूर किया सोशलिस्ट थिंकिंग, और कि भाई इंडस्ट्री होनी चाहिए। उनकी उनकी थिंकिंग उस अलग तरह की थी कि वो सोशलिस्ट भी सोचते थे और वो कैपिटलिस्ट, दोनों को मिला के उनकी थिंकिंग थी कि भाई हम, तभी उन्होंने नाम लेके चला कि भाई न तो हम रशिया की तरफ जाएंगे ना हम यूएस की तरफ जाएंगे। अब लास्ट डिकेड में क्या हुआ, हमने चेंज देखा आइडिया में। लास्ट डिकेड में हमने चेंज किस तरह का देखा कि अब बोला कि भाई अब इंडस्ट्री इंडिया की ऑलमोस्ट सही है, तो अब हमें प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर की तरफ लेके चलना पड़ेगा, कि अब हमें दोनों का भाईचारा लेके चलना पड़ेगा। दोनों का भाईचारा कैसे, इस तरह से। अब चाइना हमारे लोगों को पेल रहा है, मोदी जी उनको वड़कम दिखा रहे हैं। ए मेजर शिफ्ट टुक प्लेस द इंडियन इकोनॉमिक शिफ्टिंग द गवर्नमेंट अनाउंस इन 2002। अब 2002 में अगेन जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एग्रीकल्चर हम प्राइम मूविंग वो लेके चलेंगे। ठीक है जी, दिस वाज द पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इनमें 10th 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया इकोनॉमी की, फूड सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशेंसी ली जाएगी एग्रीकल्चर में। ठीक है जी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन लेके आएंगे, मार्केट फेलियर में क्या करेंगे, मार्केट तो कि पावर्टी ख़त्म करनी है जी। पावर्टी ख़त्म कैसे करनी है, सबको रोज़गार देना। रोज़गार कैसे देंगे जी, जितनी भी सरकारी कंपनियां बेच देंगे धीरे धीरे करके, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो रोज़गार मिलेगा, पकोड़े बेच देंगे और कुछ नहीं तो इस तरह से इन्होंने बड़े डिसीजन लिए। दो द वर्ल्ड परसेप्शन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हैज चेंज मिड 1990s में जो कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया है, उनकी परसेप्शन एग्रीकल्चर के साइड चेंज हुई कि भाई एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया जा सकता है। कैसे फोकस किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप खाने पीने की चीज़ें पैदा करो। आप जैसे हॉर्टिकल्चर है, यहाँ जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर के साथ पेसिकल्चर पे जा सकते हो, और जो अदर जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी देख सकते हो एग्रीकल्चर के साथ। उसके बाद मेजर रिफॉर्म किए गए। मेजर रिफॉर्म से पहले एक बार मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने अब हमारे पास क्वेश्चन था ये कि हमारे पास प्राइम मूविंग फोर्स क्या होना चाहिए। अब प्राइम मूविंग फोर्स आपके पास एग्रीकल्चर होना चाहिए या इंडस्ट्री होना चाहिए, ये था हमारे पास।
तो प्राइम मूविंग कुछ लोगों ने बोला उस टाइम के जो पहले थे कि, तो उन्होंने तो बोला कि भाई प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। उसके बाद कुछ ने बोला कि भाई इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? इंडस्ट्री इसलिए होना चाहिए था कि उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल कुछ नहीं था, ठीक है जी, कैपिटल नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर भी इतना अच्छा नहीं था, और फिर उसके पास टेक्नोलॉजी और स्किल मैन पावर ये सारी चीज़ें नहीं थी। फिर आपने बोला कि चलो जी आपको एग्रीकल्चर ही लेना चाहिए था। फिर ये भाई कहता, भाई तुम तो एकदम हालात ही बदल रहे हो, जज्बात ही बदल रहे हो भाई, क्या कर रहे हो ये? यहाँ तो तुम बोल रहे हो इंडस्ट्री होना चाहिए, अभी 1 मिनट बाद बोलने लगे एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो लेकिन कंपैरिजन भी तभी करोगे ना जब दोनों को देखोगे। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कंट्री के पास उन्होंने बोला, जो एग्रीकल्चर का फेवर कर रहे थे उन्होंने बोला कि भाई फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, हमारे पास अच्छे अच्छे वर्कर हैं, हेमा मालिनी जैसे खेतों में काम करना जिन्हें बहुत पसंद है, ठीक है जी। एक मैं आपको बात बताता हूँ, किसी ने, मैं इससे हेमा मालिनी से क्वेश्चन पूछा कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे मथुरा में सांसद बनते हैं, तो आपने मथुरा के लिए क्या काम किया, कोई कोई 10 काम बता दें। कहते मैंने काम बहुत किए हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। हम भाई दे इस तरह से फिर जी हम ये आगे चले। फिर कुछ लोगों ने बोला कि गांधी जी, जो देश हमारा आज़ाद हुआ तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, गांधी जी की जो थिंकिंग है उसके बिहाफ पे हुआ था, तो गांधी जी चाहते थे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर हमारी जो एक डिसीजन निकल के आया कि भाई उस टाइम पे जो डिसीजन लिया गया था सही लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कुछ भी चीज़ थी ही नहीं, और जो उस टाइम की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी थी वो भी इस तरह का ही काम कर रही थी, इस तरह की ही सोच लेके चल रही थी। ये आपके 2 करंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। इसके बाद मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और जो यूपीएससी की मेंस में आए हैं वो भी इसमें करा दूँगा। अब उसके बाद हमारे पास नया क्वेश्चन आता है जी, ये द मेजर रिफॉर्म नीड एंड इट्स हर्डल बीइंग फेस में बी सम्ड अप फॉलोइंग पॉइंट। जो मेजर रिफॉर्म की जो नीड थी वो उसमें क्या हर्डल थे, वो किस तरह से सम अप किए, हम उसके लिए कुछ पॉइंट देखेंगे। उसके लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हमें, किस तरह से, देखो यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि हमें कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है कुछ, तो रिफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ हर्डल भी आएंगी। तो हर्डल आएंगी, उनको कैसे दूर करेंगे हम देखने हैं। जैसे मान लो हमें आत्मनिर्भर बनाना है देश को, ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट चाहती है देश को आत्मनिर्भर बनाए, तो कैसे करेंगे? लॉकडाउन ख़त्म होगा, मनी कहाँ से आएगी, उसका स्कूल खोलने पड़ेंगे, लोगों को जॉब देनी पड़ेंगी, शॉप खोलनी पड़ेंगी, सैलरी देनी पड़ेगी टाइम पे, और ईएमआई वगैरह का काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आती है हमारे पास बात कि भाई रिफ़ॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए क्यों करना चाहिए रिफ़ॉर्म इसलिए करने चाहिए कि देश में जो एग्रीकल्चर की मार्केट है, जो एग्री मार्केट है, वो आज के दिन की डिमांड है, आज के दिन की टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। फिर नीड टू प्रमोटिंग कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट इन फार्म सेक्टर, जो फार्म सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कॉरपोरेट सेक्टर आए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि प्रोडक्शन और बढ़े, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो और अच्छी हो। लेबर रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेबर रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है, ये नहीं कि आप इसी से बदवा मजदूरी करवा रहे हो, चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, और उसमें साइंटिफिक नॉलेज की भी ज़रूरत है। अगर आप एग्रीकल्चर में साइंटिफिक नॉलेज लेके आओगे तो मोर प्रोडक्शन होगा। अब एग्रीकल्चर में आप सोचोगे कि साइंटिफिक नॉलेज एग्रीकल्चर में तो हमने देखी नहीं इंडिया में, तभी ये रीज़न है कि हम चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर रहे हैं हम? इजराइल से, जहाँ पे खुद का पानी नहीं है, वो पानी और देशों से मंगाते हैं, वो हमसे अच्छी खेती करते हैं। एग्रीकल्चर की जो ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी वो हमें बेच रहे हैं। दूसरा ये फार्म मैकेनाइजेशन होना चाहिए। फार्म मैकेनाइजेशन कैसे जी? ये नहीं कि आप छोटी छोटी लैंड बना के, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं गांव में अगर हम जाके देखें, पहले क्या होती थी, लैंड काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी लोगों के पास, लेकिन टाइम के हिसाब से अब बंटवारा होता गया, तो वो लैंड छोटी छोटी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो उसमें क्या है, अब उसको मैकेनाइज करने की ज़रूरत है कि एक साथ बड़ी बड़ी लैंड करने की ज़रूरत है।
फिर मान लो प्रोडक्शन आपके पास पैदा हो गया, तो आपके पास एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर मान लो कोई चीज़ स्टोर करने की है, जैसे सब्जी वगैरह, टमाटर हो गए, ये जिस तरह की लौकी हो गई, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनको स्टोर किया जा सके, और गेहूँ वगैरह हैं और अदर इस तरह की चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जा सके। इस तरह का सप्लाई मैकेनिज्म होना चाहिए, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मान लो नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे साउथ में भेज दें, साउथ इंडिया में जो होती है उसे नॉर्थ में भेज दें। इस तरह से सप्लाई मैकेनिज्म होना चाहिए, प्राइस भी वहाँ से अच्छे डिसाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, किसानों को फ़ायदा हो जाएगा, उनकी आय के अच्छे पैसे मिल जाएंगे उनको, उनकी फसल के। जो कमोडिटी ट्रेडिंग है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान होल्ड करके पैसे कमा सकें। स्ट्रेंथिंग द फार्म सेक्टर को ग्लोबल कंपटीशन देना चाहिए। इस तरह का एग्रीकल्चर होना चाहिए इंडिया में कि जो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन दे सके, compete कर सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आपके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, या फिर आप साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर नहीं करोगे, तो यही रीज़न है कि हमारा जो बहुत सा प्रोडक्ट है, हमारा जो बहुत सा प्रोडक्शन है, वो बहुत से देशों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारे जो इंडिया का अच्छे से अच्छा गेहूँ है, अमेरिका में जब वो इम्पोर्ट करते हैं तो वो उसको खाते नहीं हैं, वो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनको खिलाते हैं। मेकिंग द फार्मिंग रेमुनरेटिव टू चेक फार्म क्राइसिस। जो फार्मिंग है इस तरह की होनी चाहिए जिससे इनकम हो। ये नहीं है कि भाई सिर्फ खाने के लिए एग्रीकल्चर हो रही है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ मान लो अगर हमने एक साल में जितनी भी एग्रीकल्चर की, उससे जो किसान लोग हैं उनको कोई इनकम हो ही नहीं रही, बस वही है उनका खुद का सिर्फ घर चल रहा है, तो वो उस तरह की नहीं, उसमें उनको रिवेन्यू भी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रिवेन्यू भी होनी चाहिए, ताकि उनका भी ग्रोथ एंड उनकी डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि अगर वो अपने मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस बढ़ाने की बात करें तो आप उनको लठ मारने लग जाओ आज की तरह। एक्सपर्ट बिलीव दैट द टेकिंग राइट पॉलिसी स्टेप। गवर्नमेंट को इस तरह के डिसीजन लेने के लिए मेच्योरिटी की ज़रूरत है। अब दो तरह की बात आती है हमारे पास। एक आती है जी प्लान इकोनॉमी, दूसरी आती है मिक्स इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी किस तरह की है? इंडियन इकोनॉमी दोनों का मिक्सअप है। हमारे पास प्लान इकोनॉमी भी है और मिक्स इकोनॉमी भी है। प्लान इकोनॉमी क्या होती है जी? इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डिक्लेयर टू बी प्लान एंड मिक्स इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी का मतलब है कि हम प्लान बनाएंगे आने वाले टाइम के लिए, और वो जो प्लान है आने वाले टाइम के लिए जो प्लान बनाएंगे, वो जो प्लान है ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लगेगा, और फिर उसकी मेजरमेंट की जाएगी। हमने जो शुरू में हमारे जो टारगेट रखे थे वो अचीव किए नहीं किए, उससे कितने हम आगे निकले या पीछे निकले, ये है प्लान। ठीक है जी। मिक्स का मतलब ये है कि हम कैपिटल को भी साथ लेके चलेंगे, प्राइवेट प्लेयर को भी साथ लेके चलेंगे, गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलेंगे। ये है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है जी। और ये आपने देखा होगा 1938 में पहले से ही डिसाइड ये कर लिया गया था कि भाई अगर जब इंडिया आज़ाद होगा तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनेगी। ठीक है जी। बिगिनिंग ऑफ द डिकेड और एंड ऑफ द डिकेड। एक ये है कि प्लानिंग कमीशन का तो यही है, इंडिया में तो तीन तरह के चचा हुए हैं। एक तो चचा ये, एक चचा ये, और एक ये चचा अब बहादुर वाले। इंडियाज डिसीजन फॉर द प्लान्ड इकोनॉमी वॉज मॉड्यूल सम कंटेम्प्रेरी एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो प्लान इकोनॉमी की तरफ क्यों गया? उसके पीछे कुछ एक्सपीरियंस थे उनके। किस तरह के एक्सपीरियंस? जैसे 1929 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले लोगों को ये देख रहे थे कि भाई ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, मतलब उस टाइम पे। ठीक है जी। एक तो ये था इसके पीछे कि अगर आप सही से प्लानिंग नहीं करोगे तो ये सिचुएशन किसी भी कंट्री में आ सकती। फिर क्या हुआ 1950 और 60s में? क्या था, जो डोमिनेट कंट्रीज़ थी, जैसे सोवियत यूनियन जिसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे था। सोवियत यूनियन का मतलब है रसिया। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी उस टाइम की, जिन ईस्ट यूनियन जो रसिया के अंडर में आती थी, वहाँ पे जो होता था वहाँ पे भी प्लान होता था। और जो जो उस टाइम पे नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी भी थिंकिंग सोशलिस्ट ही थी। तो इसलिए इन्होंने प्लान इकोनॉमी की तरफ गए वो। ठीक है जी। फिर आता है डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नेचुरलाइज द मार्केट। अगर मार्केट फेल हो जाती है तो क्या करना है, उसके लिए इन्होंने प्लान की ज़रूरत समझी कि भाई ताकि हमारी इकोनॉमी फेल ना हो तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। द डोमिनेट फोर्स बिहाइंड द प्लानिंग
इंडिया एटलीस्ट द इंडिपेंडेंस, नेहरू हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, यही वही बात मैं बता रहा कि भाई नेहरू जी भी अपने आप में सोशलिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है। ठीक है जी। द रियल नेचर ऑफ द इंडियन ब्रांड मिक्स इकोनॉमी दो द ब्यूटीफुली, ये एक काम जो नेहरू जी ने सबसे अच्छा किया था अपने टीन्योर में, कि उन्होंने अपने आप को कैपिटलिस्ट से और जो सोशलिस्ट है दोनों से अलग नहीं किया और दोनों से जोड़ा, दोनों में से किसी एक से जोड़ा भी नहीं। इसी वजह से हम टिके हुए हैं, नहीं तो हमारी सिचुएशन भी पाकिस्तान जैसी होती, क्योंकि पाकिस्तान जाके अमेरिका से चिपक गया था। और जो कंट्री हैं जो किसी ना किसी, अगर हम एक सुपर पावर की तरफ जाते किसी भी, तो दूसरी सुपर पावर से हमारे रिलेशन उस टाइम पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती। कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे, और हमारा देश उस टाइम पे नया नया आज़ाद हुआ था, तो इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, 2015 आया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, ये तो कुछ नहीं करता, इसका काम ही क्या है, तो इसको प्लानिंग कमीशन का कुछ होना चाहिए। तो फिर ये काम योगी जी को सौंपा गया। योगी जी ने कहा नाम चेंज कर दो जी। कहता फिर नाम चेंज करो तो क्या रखें, कहता मैंने तो ओबामा का नाम ओम बाबा रख दिया, ये प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग रख देंगे। तो इस तरह से देखो, हम प्लानिंग कमीशन की जगह हमने नीति आयोग उसका नाम रख दिया, नीति आयोग नाम रख दिया, तो उसमें उसमें क्या आपने डिसीजन लिया, स्ट्रक्चर सेम वही है, लोग सेम वही है, सिलेक्शन सेम वही है, प्राइम मिनिस्टर उसका भी हेड है, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ ऐड कर दी, क्या, कि हम प्लानिंग करेंगे जी और लंबी। अब और लंबी प्लानिंग कितनी लंबी, कि 20 सालों की प्लानिंग हो रही, हमारी 25 सालों की प्लानिंग हो रही, उसका रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा। आप कंपैरिजन कैसे करोगे, 20-25 साल तो आप इस गवर्नमेंट रुकने वाली है नहीं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे। किस तरह से प्लानिंग करेंगे जी, पीएसयूज़ को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उनका रिन्यू। We may understand the reason behind the ambitious expansion of the PSU face the following major requirement। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि देश में प्राइवेट प्लेयर इतने अच्छे नहीं हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि इस टाइम पे प्राइवेट प्लेयर, मतलब अंबानी और अडानी जैसे प्राइवेट प्लेयर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए हमें। तो जब जब 70 साल बाद कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी, तो उस टाइम पे कोई अच्छे बिजनेसमैन आएंगे, तो उनको प्राइवेट कर करके दे देंगे चीज़ें। तो तब तक हम पीएसयूज़ बनाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह देते हैं, बाद में बेरोज़गार तो अपने आप वो अपने डिसीजन से हो ही जाएंगे। ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नीड थी देश में उस टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था कंट्री को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, तो क्या किया उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था तो उन्होंने इस तरह के इंडस्ट्री लेके आए, ताकि कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो, पावर का डेवलपमेंट हो। ठीक है जी। हमें बहुत सी चीज़ों की उस टाइम पे ज़रूरत थी। इंडस्ट्री की भी नीड थी। इंडस्ट्री की किस तरह की नीड थी, बेसिक नीड, जैसे आप बात करके चलोगे, जैसे नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, और हमने एक इंडेक्स भी बनाया था जिसमें 8 इंडस्ट्री हम लेके चलते हैं, उसका क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी में आता है। पहले 6 इंडस्ट्री थी, बाद में उसमें 2 इंडस्ट्री और जोड़ी गई थी। वो कौन सी इंडस्ट्री जोड़ी गई थी, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। वो जो 8 जो इंडस्ट्री हैं उनको कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। उसमें 8 जो इंडस्ट्री है उसको कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। उनका जो वेटेज रहता है हमारा, जो इंडियन इंडस्ट्री एंड प्लानिंग में 40%, अगर हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है उसका 40% हिस्सा इन पे जो कोर इंडस्ट्री होती है। कोर इंडस्ट्री में क्या आता है आपका, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, और ये इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो इसमें इंक्लूड होती हैं, पावर। ये एक बार आप चेक कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। वो इंडस्ट्री एक अगले चैप्टर में आपको बता भी दूंगा। अब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मोदी जी ने तो बोल दिया कि भाई एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर ही रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं चीज़ों को। प्राइवेट जब लोगों को लगेगा, हाँ जब बिजनेसमैन को लगेगा रख लेंगे तो रख लेंगे। तो लोगों ने बोला भाई ये तो कोई सही तरीका नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो भाई तुम अपने, मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर पकौड़े ही बेचता है पढ़ा लिखा आदमी तो भी रोज़गार है। वैसे सही भी है, पढ़ा लिखा आदमी भी पकौड़े बेचता है तो रोज़गार क्यों नहीं है। वो एम्प्लॉयमेंट तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई आदमी पकोड़े बेचता है तो हमारे प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है,
अगर किसी आदमी को उसकी योग्यता के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयड ही है, इसलिए वो रोज़गार नहीं है। अगर मान लो आप खाली अपना पेट पेट भर रहे हो तो भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये कोई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने किया प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट फॉर सोशल सेक्टर। अब सोशल सेक्टर के लिए डेवलपमेंट किस तरह का चल रहा है हमारी गवर्नमेंट का, कि भाई गरीब आदमी से तुम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से पैसे वसूल रहे हो। अगर कोई मान लो कोई मज़दूर है, किसान है, गरीब आदमी है, रिक्शा पुलर है, वो चीज़ें तो खाना तो खाएगा ही, उस पर तुम टैक्स वसूल करके किसको दे रहे हो? लो जी, अडानी अंबानी को। अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं, आपको चंदा दे रहे हैं। ठीक है जी। लोगों की क्या डिमांड रहती है, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, ड्रिंकिंग वाटर सही मिले, हेल्थ केयर सही मिले, न्यूट्रिशन सोशल एक्टिविटी सही मिले। उसके बाद राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का राइज कैसे हुआ? प्राइवेट सेक्टर का राइज ऐसे हुआ कि भाई चलो बीपीसीएल बेच दो, चलो एलआईसी बेच दो, चलो इंडियन रेलवे प्राइवेट कर दो, आईडीबीआई बेच दो, बीएसएनएल एमटीएनएल सब बेच दो, और किसको दे दो? जो प्राइवेट प्लेयर हैं हमारे बड़े बड़े, इनको दे दो। ये है प्राइवेट राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मिड 80s आया उसमें आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक था, उन्होंने लोगों का ध्यान, मतलब गवर्नमेंट को बोला, जिन जिन जो जो उनके पास लोन के लिए गए, कि आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दोगे तो हम आपको तब हम हमको पैसा देंगे। उसको न्यू लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी। इंडिया को ज़रूरत पड़ी थी पैसे की, उस तभी जब मनमोहन गवर्नमेंट आई थी तो हमें पैसे की ज़रूरत थी, हमारे पास पैसा नहीं था। 1991 और 2 में हमने रिफॉर्म किए तो हमें पैसा कैसे मिला, किस बेस पे मिला? पैसा हमें इस बेस पे मिला कि भाई आप प्राइवेट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। आपने जितने ये कानून बना रखे ना बिना मतलब के, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको आप धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा आपको। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? हमने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखा। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस तरह का था? पहले हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे टोटली। ये प्राइम मूविंग फैक्टर सेक्टर, आपका जो प्राइम मूविंग सेक्टर कौन सा होना चाहिए, प्राइम मूविंग फोर्स किस तरह की होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी चाहिए या इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये हमने देखा इसमें। प्लान और मिक्स इकोनॉमी किस तरह से बनी, ये हमने देखा। उसके बाद इम्फेसिस पब्लिक सेक्टर पे क्यों गया, वो हमने देखा। और ये जो क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स के, मेंस के, एनसीईआरटी के, वो इसके बाद मैं दोबारा दूसरे वीडियो बना के उसमें डालता हूँ। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे और मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी को मेरे चैनल पे टीच करना हो तो मैं वो टीच कर सकता है, मैं उसको पैसे दे दूँगा अगर आपको अच्छी टीचिंग ऑनलाइन कर सकते हो तो। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।